नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। राहुल गांधी के बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयंकर वाली मिर्ची लग गई और इसके बाद ट्रोल आर्मी मोदी के बचाव में ऐसे उतरी कि राहुल के वीडियोस की काट काट कर क्लिपें वायरल करना शुरू कर दी। एक क्लिप वायरल कर दी कि अंबानी विपक्ष को तेल बेचते हैं विपक्ष की कहां पे एनर्जी के संसाधन है जो तेल बेचते होंगे। बहरहाल काट पीट कर चलाना। राहुल गांधी इधर सख्त होते जा रहे हैं, उधर कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में बढ़ती चली जा रही है। आज उसके फॉलोअर 15 लाख लोग हो गए। ये बीजेपी के लिए एक संकट का विषय है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने कहा, जो बहुत समय पहले एक दिन कहा कि मैं चुटकियों में मोदी का कैरियर तबाह कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि आज अडानी को छूट मिल गई। उन्होंने कहा आर्थिक संकट का तूफान आने वाला है। बहुत सी बातें उन्होंने आज अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में कही हैं। सियासी मीडिया अगर राहुल गांधी का आज बयान चला देती ढंग से तो इस देश की जनता को आज बहुत कुछ पता लग जाता है। लेकिन खबर चली आज, जो विदेश की महिला पत्रकार थी, जो महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, उसने उस महिला का आज चरित्र चित्रण कर दिया पूरा का पूरा। और सबसे बड़ी बात एक और है, राहुल गांधी से कोई विदेश में सवाल पूछे और राहुल गांधी सकपका जाए तो वो पत्रकार है, और प्रधानमंत्री से अगर सवाल पूछे तो वो एजेंट है। ये दोहरा चरित्र भाजपा का ठीक उसी तरीके से है कि जिसे आज तक साबित नहीं कर पाए कि अंग्रेजों से सावरकर के रिश्ते क्या थे। जैसे ही ये कह दो वैसे ही फनफना जाते हैं। उनके पोते ने, उस दिन राकेश सर ने एक वीडियो में पूरा बता दिया है डिटेल, क्या क्या स्वीकार कर लिया। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। सर क्या है पूरा मामला ये? देखिए, राहुल गांधी इस वक्त आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। उन्होंने रायबरेली में जो कुछ कहा है, अगर सचमुच में देश के मुख्य धारा की मीडिया में वो चर्चा का सबब बनता, प्राइम टाइम डिबेट होती, उनके इस तरह के आरोपों या दावों पर चर्चा होती, तो देश को मालूम होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच में अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गए हैं या नहीं बने। एक स्वस्थ विमर्श होता, तर्क वितर्क रखे जाते। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगाए तो उसे एकदम कालीन के नीचे छुपा दिया जाता। ये जो क्लिप काटकर छोटे छोटे आधे अधूरे, जैसे वो आलू की फैक्ट्री से सोना, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के हवाले से बता रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी ने कहा है। लेकिन आज भी इस देश में शिव कुमार जी, पढ़े लिखे लोगों की इतनी बड़ी तादाद होगी जो आज भी ये मानती है कि आलू से सोने वाली बात राहुल गांधी ने कही थी। तो अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी जो तेल को विपक्ष को बेचने की बात कर रहे हैं, उसमें उनका आशय भारत विरोधी या भारत को छोड़कर यूरोप के या दुनिया के उन देशों को बेच देना जिनसे हमारा कोई ऐसे सीधा लेना देना नहीं है। और इस वक्त जब देश तेल संकट से जूझ रहा है, तब ये तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया है, राहुल गांधी का इशारा उस तरफ है। राहुल गांधी का इशारा इस पर भी है कि अपने धन्ना सेठों के हर तरह के गैर जरूरी, गैर कानूनी, अवैध कामों को सरकार ने संरक्षण दे रखा है और जनता पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप के बाहर लेटी हुई है। ये मच्छरदानी मैंने मुहावरे में नहीं कहा शिव कुमार जी, आपके ही उत्तर प्रदेश में शायद बुलंदशहर में, या शहर का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए लोग रात भर से पंप के सामने लाइन लगाए हैं। और चूंकि घंटों बाद नंबर आना है, हो सकता सुबह तक आए,
तो वो जो फोल्डिंग मच्छरदानी होती है, छोटी प्लास्टिक वाली आजकल चलती हैं, वो लेकर गया है एक आदमी, उसमें मच्छरदानी लगाकर लेटा हुआ है कि जब नंबर आएगा तो पेट्रोल भरवा ले। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने लाचार, इतने कंप्रोमाइज्ड क्यों हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मैं 2 मिनट में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं, जब चाहूं तब बर्बाद कर सकता हूं, उनका पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। ऐसा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास? हमारे प्रधानमंत्री को, 150 करोड़ लोगों के विश्व गुरु को चंद मिनट में बर्बाद कर देगा? ऐसा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास? इसलिए जब राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो देश को सचमुच में चिंतित होने की जरूरत है। यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर शाब्दिक हमला, नेता प्रतिपक्ष का प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना सामान्य घटनाओं में शामिल नहीं है। ये सामान्य आरोप होते तो चल जाते, लगाते ही हैं, ठीक है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह वगैरह उन पर आरोप लगाते थे, लेकिन कभी किसी दूसरे देश के मुखिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये नहीं कहा कि मैं जब चाहूं तब उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। देश के किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत, जुर्रत दुनिया के किसी देश के मुखिया की नहीं हुई, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति रहा हो, रूस का राष्ट्रपति हो, चीन का राष्ट्रपति। आज अगर राहुल गांधी उस बयान को दोहरा रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतने कंप्रोमाइज्ड हैं कि ट्रंप कहता है कि वो 2 मिनट में नरेंद्र मोदी को बर्बाद कर सकता है, और ये चुनौती राहुल गांधी ने संसद में भी दी थी कि आप तो नाम लेकर, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम लेकर एक बार कह दीजिए कि सीज फायर उनके कहने से नहीं हुआ। लेकिन इस चुनौती को वे स्वीकार नहीं कर पाए, और राहुल गांधी ने उसी समय कह दिया था सदन में कि मैं जानता हूं मोदी जी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अभी फिर जब नॉर्वे की यात्रा में मोदी से वहां पहला पत्रकार ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने फिर रिट्वीट कर दिया उस महिला पत्रकार के वीडियो को। इतना सा लिखा है उन्होंने कि अगर कुछ छुपाने को न हो तो डरने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, दुनिया में भारत की साख का क्या होता होगा जब देश का प्रधानमंत्री पत्रकार के सवाल से डर कर, घबरा कर भाग जाए, और कंप्रोमाइज शब्द का फिर इस्तेमाल कर दिया। तो राहुल गांधी बार बार अगर ये दावा कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, मजबूर है, लाचार है, ब्लैकमेल हो रहा है, तो मुख्यधारा के मीडिया को भी तो पूछना चाहिए, या फिर ये पूछना चाहिए मोदी जी से, राहुल गांधी इतना सब बोल रहे हैं, आपने केस क्यों नहीं किया उनके खिलाफ? 36 मुकदमे एक और हो जाएगा। और इन पर्सन करना चाहिए मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से। कभी भी मोदी जी ऐसा कोई केस नहीं करते। क्या उन्हें इस बात का डर रहता है कि मामला अदालत में गया तो फिर वहां बहुत कुछ खुलासे हो जाएंगे? इस वक्त नरेंद्र मोदी चौतरफा घेरे हुए हैं, विदेशी मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चे पर, रक्षा के मोर्चे पर, विदेश नीति के मोर्चे पर। कहीं से उन्हें राहत की किरण दिखाई नहीं दे रही। इसलिए राहुल गांधी भी कमजोर मौका देख के उन पर हमलावर है। जी शिव कुमार। सर, यहाँ पे दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी जब हमला कर रहे हैं उसी समय प्रधानमंत्री के विरोध में डॉलर खड़ा हो गया है। वो रोज रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि डॉलर नहीं, अफगानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, बांग्लादेश की करेंसी, श्रीलंका की करेंसी, हमारे सापेक्ष सब हमें डाउन करती जा रही।
डॉलर अकेला भागता है तो चला जाता है। लोग प्रधानमंत्री का रोज मीम बनाते हैं, पुराने वाले वीडियो डाल रहे हैं। क्या सर देखती नहीं है ट्रोल आर्मी और इनकी पूरी टीम कि हमारा हश्र क्या हो रहा है? और सर फिर वोट एक तरफा पड़ता है। इसका रहस्य हम नहीं समझ पाए। देखिए, इसका रहस्य तो सिर्फ ज्ञानेश कुमार जानते होंगे, चुनाव आयोग जानता होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते होंगे। इसके अलावा शायद ही किसी को इस रहस्य का अता पता हो। जहां तक सवाल डॉलर की कीमत बढ़ने का है, रुपए का गिरने का है, नरेंद्र मोदी के जितने पुराने भाषण वायरल होते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, रुपए के अवमूल्यन को लेकर, चीन और अमेरिका पाकिस्तान जैसे देशों के साथ किस तरह संबंध रखना है, किसे लाल आंखें दिखानी है, किसे बंदर घुड़की देनी है, किससे दोस्ती रखनी है, नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी में इतना कुछ कह चुके हैं, इतना सब बोल चुके हैं कि हर मुद्दे पर उनकी उलटबांसी का एक वीडियो मिल जाता है। आप मुझे एक भी विषय ऐसा बता दीजिए सार्वजनिक जीवन का जिसमें मोदी के कहे का बूमरैंग उन पर न हुआ हो। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की सुरक्षा का प्रश्न हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, डॉलर की कीमत हो, महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हो, एक भी विषय आप मुझे बता दीजिए जिसमें मोदी के पिछले बयान आज के बयानों और आज की करनी से उनकी कथनी के फर्क को रेखांकित न कर रहे हो। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उन्हें उनके पुराने भाषण याद दिला दिलाकर सोशल मीडिया तो थक गया है। जब 60-62 रुपए का हुआ था $1, तब मोदी जी का ओजस्वी भाषण, मैं जानता हूं, मैं सरकार में बैठा हूं, ये ऐसे नहीं होता है, रुपए की कीमत ऐसे ही नहीं गिर रही है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, श्रीलंका का नहीं गिरता। आज मोदी जी 96.5 का हो गया $1। उन्हें कोई फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है आपको क्या? सर 96.5 का नहीं हो गया, 96 रुपये 77 पैसा का हो गया, 97 का होने जा रहा है। लीजिए बताइए, हमारे हो सकता है बात करते करते ये हमने जैसे ही आपने कहा मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया। आपको लगा होगा कि कहीं चला गया शिव कुमार, तो वो मैं यही देखने चला गया। नहीं, बहुत अच्छी बात। 96 रुपये 77 पैसे। देखिए, एक मजेदार बात बताता हूं। मैंने कुछ साल पहले जब इस तरह से रुपए का पतन शुरू हुआ था, तब मैंने एक मीम जैसा बनाया था, रुपए और डॉलर के दोनों का चिन्ह बनाकर, बीच में उसमें एक चुप्पी वाला साइन बनाया था, मुंह पे उंगली वाला, और ऊपर लिखा था कि शतक होने तक हम चुप रहेंगे। मुझे सचमुच में उम्मीद नहीं थी कि मैंने जो संकल्प किया था कि जब तक $1 100 का नहीं हो जाएगा तब तक अब मैं नहीं बोलूंगा, मुझे कभी नहीं लगा था कि $1 100 का हो जाएगा। लेकिन लगता है वो शुभ मुहूर्त आने वाला है। लगभग 97 तो ये हो ही गया। कल और आज में 1 रुपया का डिफरेंस है। आप इस गति से अगर चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि जून अंत से पहले जो $100 को पार कर जाएगा। अरे सर 1 रुपया जब कल से और आज तक बढ़ा है, तो अगर 3 दिन और रुक गया तो 3 दिन में मैं फिर भी बहुत टाइम दे रहा हूँ, 45 दिन दे दिए, 40 दिन दे दिए, चलो पूरा जोर लगा ले, सरकार लगा ले, नरेंद्र मोदी लगा लें, रुपया अपने आप में अंगद के पैर की तरह जम के देख ले। इसके बाद भी अगर रुपया $1 100 का होने जा रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में क्या होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करते थे मोदी जी, मेरे नसीब से पैसे कम हो गए, तो इसमें विपक्ष के नेताओं को क्या तकलीफ है भाई, पूछ रहे थे ना मोदी जी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। अब ये पेट्रोल डीजल पर हफ्ते में 2 बार कीमत बढ़ानी पड़ी, ये किसके नसीब से बढ़ी है? पहले $3.14, अब 90 पैसे, तीसरी बार कब बढ़ेंगे कोई नहीं जानता। एक बार में इसलिए नहीं बढ़ा रहे
कि जोर का झटका थोड़ा धीरे लगे, लेकिन मुझे लगता है अब जनता झटका देने के मूड में आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं ढकी जा सकती। जी शुक्र। सर क्यों नहीं ढक जाएगी? योगी जी कह रहे हैं सड़क पर नमाजी पढ़ने नहीं देंगे। कहा बिल्कुल। किसने कि हम सड़क पर पढ़ेंगे? दो सवाल इसमें सर बड़े महत्वपूर्ण है। पहला सवाल यह है कि मानवाधिकार का उल्लंघन, मानवाधिकार की रणनीति पर भारत देश पर सवाल उठ रहे हैं, और उसके सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय पर लिंचिंग की खबरें बड़ी तेजी से समाज में जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि उसी दौर में जब प्रधानमंत्री यूएई में डील करके आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने नहीं देंगे, तो होगा क्या इन डीलों का? क्या ये डीलें परवान चढ़ पाएंगी? क्या इन डीलों में कुछ सार्थक पहल हो पाएगी? सर बड़ी गंभीर सवाल है मेरा। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र करके एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। अभी नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ था? नीदरलैंड में यही तो कहा गया था। वहां के प्रधानमंत्री ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने पत्रकारों के सामने यही तो कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर हम चिंतित हैं। इसके अलावा नॉर्वे में इस महिला पत्रकार ने, हेले लिंग ने, यही सवाल तो पूछा कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो नॉर्वे आप पर भरोसा कैसे करे। नंबर 3, राम माधव से हडसन इंस्टीट्यूट के बाहर निकलते समय भी यही सवाल तो पूछ रहा था पत्रकार पीटर फेडरिक। तो ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया नमाज सड़क पर न पढ़ने की धमकी दे रहा है और साथ में ये भी कह रहा है नहीं तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। और ये बयान उस राज्य के मुख्यमंत्री का है जिसकी सरकार कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती। हिंदुओं के हर धार्मिक आयोजन, हर तीज त्योहार पर सड़कों पर पंडाल लगते हैं, झांकियां लगती हैं, अखंड रामायण का पाठ होता है, भागवत महापुराण का वाचन होता है, सब कुछ सड़क पर ही होता है। और घंटों घंटों कई कई दिन चलने वाले आयोजन हैं ये सब। ये नमाज की तरह नहीं कि ईद की नमाज 5 मिनट 6 मिनट में पढ़कर आप रवाना हो गए गले मिलकर। बे आवाज, नमाज में आवाज भी नहीं होती, सिवाय मस्जिद के मुफ्ती इमाम के आवाज लगाने के, वो भी मुश्किल से 3 या 4 सेकंड के लिए आवाज, अल्लाह अकबर की आवाज लगाई जाती है बस। तो सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को जो धमकी दी जा रही है उसी की तो गूंज सुनाई दे रही है हडसन यूनिवर्सिटी में, नॉर्वे में, नीदरलैंड में। और जब उस बारे में सवाल पूछा जाए तो प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं। जहां तक सवाल आपने डील का कहा है, देखिए ट्रेड डील वगैरह जितनी भी भारत सरकार के साथ डील्स होनी है, हो रही हैं दुनिया के किसी भी देश के साथ, उनमें भारत का हित कम देखा जा रहा है। मोदी जी का, उनकी पार्टी का और उनके निकट, बहुत ही निकट दोनों धन्ना सेठों का, इनको क्या फायदा होने वाला है उस आधार पर डील हो रही। देश हित तो जाए भाड़ में। जी नहीं सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। बस मैं तो यही कहूंगा दर्शकों से कि इस वीडियो को देखकर ये समझिए कि आखिर भारत और भारत की विदेश नीति, आर्थिक नीति, किन किन नीतियों पर भारत फेल दिख रहा है, कौन सी नीतियां भारत के लिए लाभदायक हैं। अगर आप अब तक भी ये नहीं समझ पाए तो फिर तो सब कुछ खुली किताब है। नॉर्वे में जो हुआ, नीदरलैंड में हुआ, जापान में बड़ा पेज अखबार में छपा है। तो इन सब चीज़ों को आप विचार कीजिए। पूरे विश्व में घूमने के बाद अब हर देश से भारत के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो आखिर क्यों? क्या कारण है? लोग सवाल कर रहे हैं। और आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते रहो
और बगल के जो पड़ोसी देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, जो हर जगह पैसा लगाने के लिए आतुर दिख रहे हैं, वो भारत में पैसा लगाएं। मैं बड़ी साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, वो तभी लगाएंगे जब उनके लोग अपने सुरक्षित उन्हें नजर आएंगे। आपकी तरह नहीं है कि अमेरिका से कैसे भी लौटा दूं फिर भी हम अमेरिका से कोई सवाल नहीं करेंगे। आपकी तरह लोग नहीं है कि आपके लोगों पर वहां अत्याचार हो और ये कहा जाए कि आपकी महिलाएं आती हैं यहाँ बच्चा डाल के चली जाती हैं, आपसे सवाल किया जाए कि आपके यहाँ से कंप्यूटर आतंकवादी आते हैं, वो जाने क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, आप विचार कीजिए। फिलहाल राकेश सर ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।